पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। तुमने मांगी ठुकराई है, तुमने तोड़ा हर वादा, तो अपनी भी तैयारी है तो हमने भी है ललकारा। जी हां, हड़ताल एक ऐसा शब्द जिससे सरकारें घबराती भी रही हैं और कतराती भी। आजादी के बाद बीते 4 दशकों में कई मौके ऐसे आए जब आंदोलनों के ने तख्त गिराए और ताज उछाले। जब जब आंदोलन हुए तब तब बदलाव की नई शक्ल सामने आई। हालांकि आज से कोई 90 साल पहले जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर देश को विरोध का असहयोग नाम का नया हथियार दिया, तब उसमें नैतिक मूल्यों को तवज्जो दी गई, न कि दूसरों पर दबाव बनाना या फिर नफरत फैलाना उसका मकसद था। लेकिन पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत में आंदोलन का एक ऐसा रूप सामने आया जिसके पीछे जनता की सहूलियत की बजाय सिर्फ अड़ियलपन हावी दिखाई दिया। न तो कभी मरीजों के मसीहा माने जाने वाले डॉक्टरों को अपनी मांगों के आगे मरीजों की तकलीफ दिखाई दी, और न ही छात्रों के खेवनहार कहे जाने वाले शिक्षकों को कभी बच्चों के बिगड़ते भविष्य की चिंता हुई। शायद यही वजह है कि जायज मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन भी अब जनता के लिए सिर का दर्द साबित हो रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। बड़ा हल्ला करते हैं। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों पर सरकार का बड़ा फैसला। 12 में से 8 मांगे मानी। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से खजाने पर पड़ेगा 10 से 12 करोड़ का अतिरिक्त भार। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हजारों बच्चों को पढ़ाया ट्रैफिक नियमों का पाठ। रायपुर के स्टेडियम में 5000 बच्चों ने ट्रैफिक नियम के पालन करने की शपथ। मंडला पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने को मिली हरी झंडी। शिवराज कैबिनेट के कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। हाई कोर्ट के लिए 24 स्लिपों के पद भी मंजूर। मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष सत्र बुलाने की मांग खारिज की। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह कहा, प्रदेश में बेहतर है कानून व्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा था मुख्यमंत्री और स्पीकर को पत्र। हरदा हादसे की जांच में भोपाल डीआरएम आलोक कुमार पाए गए दोषी। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने सौंपी जांच रिपोर्ट। कामायनी और जनता एक्सप्रेस के नदी में गिरने से 37 यात्रियों की हुई थी मौत। महर्षि महेश योगी संस्थान के चेयरमैन गिरीश वर्मा यौन शोषण के आरोप से बरी। भोपाल कोर्ट ने सुनाया फैसला। सहकर्मी ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। भोपाल में बेयर हाउस का रीजनल मैनेजर 30,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। बेयर हाउस को किराए पर देने के बदले मांगी थी रिश्वत। छत्तीसगढ़ में मुद्रा बैंक योजना का होगा व्यापक प्रचार प्रसार। सीएम रमन ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगाए जाएंगे प्रदेश भर में कैंप। पंखाजोर में बंग बंधु आंदोलनकारियों ने दिया धरना। जाति और भाषा को संविधान में मान्यता देने की रखी मांग। और अशोकनगर में मंचलों की आई सामन। निर्भया टीम ने बीच सड़क पर बनाया मुर्गा। उठक बैठक भी लगवाई। छात्राओं से छेड़खानी करने वालों को तमाचे भी दिए रसीद। प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय CXCT। हड़ताल यानी शहर को लकवाग्रस्त होने के लिए मजबूर करना। स्कूल, अस्पताल से लेकर सारे कामकाज बंद करना। तभी तो देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक ने अपने एक फैसले में साफ कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई मौलिक कानून या नैतिक आधार नहीं है। कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सामूहिक रूप से चर्चा करने का कानूनी अधिकार तो है, पर वो हर बात पर हड़ताल नहीं कर सकते। क्या कभी हड़तालियों ने भी इस विषय पर सोचने का साहस दिखाया है? किस हड़ताल से देश को हर रोज कितना नुकसान होता है? कैसे गुजरता है उस मजदूर तबके का दिन जिसके घर चूल्हा तभी जलता है जब वह दिन भर की कमाई लेकर शाम को घर लौटता है? होती होगी हड़ताल किसी के लिए मुफ्त की छुट्टी का दिन, लेकिन गरीब के लिए तो यह मात्र भुखमरी का दिन है। अफसोस तो इस बात का है कि आज के आधुनिकतावादी समाज में हड़ताल हक की बजाय अपने हट को लेकर की जाने वाली लड़ाई होने लगी, जो अहिंसा के सिद्धांत से
भटक कर कई दफा हिंसक भी होते दिखाई दिए। तो हड़ताल पर हड़ताल, संकट के दौर से गुजर रही सरकार, वाकई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हड़ताल का चलन अपने चरम पर है, या फिर यूं कहें कि हड़तालों का दौर अब इन दोनों प्रदेशों में दस्तूर बनता जा रहा है, जिसके आगे सरकार लाचार और एस्मा कानून भी नाकाफी नजर आ रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में नौकरी से निकाले गए प्रदेश भर के 7,000 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की हड़ताल जारी है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी सरकारी स्कूलों में तालाबंदी और अध्यापकों का आंदोलन जारी है। तो उधर अब अफसरों के वाहन चालकों ने भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। इस बीच खबर यह भी आई कि हड़ताल पर चल रहे जूनियर डॉक्टरों ने अपनी 12 में से 8 मांगे मानी जाने के बाद फिलहाल तो हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन वो कब फिर से हड़ताल का ऐलान कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी डॉक्टरों की हड़ताल, कभी शिक्षकों की, कभी वकीलों का विरोध प्रदर्शन, तो कभी दूसरे कर्मचारी संगठनों का बवाल और अनशन। जी हाँ, पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कहानी सिर्फ इन्हीं शब्दों के आसपास ही सिमटती और भटकती नजर आ रही है। जहाँ देखो अनशन, बात बात पर अनशन, हर काम हर मांग पर धरना प्रदर्शन। कभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क समेत सूबे के दूसरे हिस्सों में अध्यापकों का आमरण अनशन, कभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ाताल धरना स्थल पर नौकरी से निकाले गए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का धरना प्रदर्शन, कभी मारपीट के विरोध और अपनी मांगों को लेकर एमवाय, काटजू और जया रोग जैसे सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों का कामकाज बंद कर बेमियादी हड़ताल पर चले जाना, तो कभी नर्सों का सामूहिक अवकाश पर चले जाना। इन हड़तालों और धरनों के पीछे मकसद और मांग चाहे जो भी हो, वो जायज हो या नाजायज हो, लेकिन इन सब का खामियाजा हर बार उस भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है, जो कभी जाम में फंसकर समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाती, कभी डॉक्टरों की स्ट्राइक से जिसकी सांसें थम जाती, तो कभी वो जो स्कूलों में तालाबंदी से अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहते हुए भी नहीं गढ़ पाते। ऊपर से अब तो सूबे के सरकारी अफसरों के वाहन चालकों ने भी अपनी 8 मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। विरोध स्वरूप आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती और आज हम ज्ञापन देंगे, इसके बाद भी यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारी प्रबंध कार्यकारिणी बैठक लगी। अब आगामी जो हमारे आंदोलन होंगे वो जंगी प्रदर्शन होंगे, प्रदेश में पूरे सामूहिक अवकाश लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल के अंदर। एक तरफ मध्य प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों के नाराज कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की नाकामी करार दे रहा है। कर्मचारी संगठन है, मांगे मानना उनका धर्म है, अपने खुद के परिवार के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए मांग तो ये सरकार में चलते रहती है, और सरकार भी अपने स्तर पर जितना हो सकती है उनकी मांगे मानती है। जो नहीं मांगनी जा सकती वो नहीं मानती। मेरा सभी से आग्रह है कि हम अपनी बात को लोकतंत्र में ज्ञापन के माध्यम से पहुंचा दें, और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों की, अधिकारियों की क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगतियों के जहां तक मामले हैं, उनकी वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई, उसकी बैठकें भी हुई हैं, और उसका कहीं ना कहीं हमको इंतजार करना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो नर्सें, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, अध्यापक, ये सारे लोग हड़ताल पर हैं। और आर्थिक तौर पर यदि देखे जाए तो सरकार 1.5 लाख हजार करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। तो यह प्रदेश में बहुत बड़ी अस्थिरता का एक कारण है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हड़ताल, धरना प्रदर्शन और अनशन करने वालों का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। अधिकार और हितों की रक्षा की एक अजीब सी होड़ हर रोज बढ़ती जा रही है। सरकार और सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की कमी और गैर जिम्मेदारी का कारण बनते जा रही है। हक और हकूक की इस जंग में हड़ताल को भी पहला और आखिरी रास्ता मान बैठे कर्मचारी
और सरकारें आखिर ये बात क्यों भूल रही हैं कि जनता की जरूरतें उनके अधिकारों से पहले हैं? क्योंकि इन लड़ाइयों में राज्य के विकास का सपना तो बाधित हो ही रहा है, साथ ही मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में सूबे की जनता में निराशा भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल भी यही है, क्या हड़ताल ही हर समस्या का हल है? और अगर नहीं तो सरकार लोगों की हड़ताल की मानसिकता को विश्वास में कैसे बदलेगी? भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब बात बात पर होने लगे हड़ताल को बना लिया जाए ब्लैकमेलिंग का हथियार और सरकार संगठनों की आपसी तकरार में पिसने लगे आवाम, तो सवाल उठते। क्या संगठनों ने हड़ताल को बना लिया है ब्लैकमेलिंग का हथियार? क्यों सरकार और संगठनों की तकरार में पिस रही आम जनता? क्या हड़ताल से निपटने के लिए नाकाफी है एस्मा? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता है। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर विवेक हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जूनियर जूडा के। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं भरत पटेल, प्रदेशाध्यक्ष आजाद अध्यापक संघ के। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है आडिल प्रदेश अध्यक्ष डाटा एंट्री संघ, जो रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। नहीं, हमारे साथ जुड़ेंगे वो धरना स्थल से, जहां वो धरना दे रहे हैं वहां से जुड़ेंगे। और हमारे साथ है के अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। के जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल रजनीश जी आपसे ही। सरकार आपकी छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, ये क्या हो रहा है? हर वर्ग आपसे नाराज है। देखिए, मुझे लगता है कि आपने अपने पैकेज में हड़तालों को लेकर जो बात कही है बहुत उचित है। अगर हमसे हर वर्ग नाराज होता तो मैं यहाँ मौजूद कर्मचारी संगठनों से और दर्शक के रूप में मौजूद कर्मचारियों से और कर्मचारी संगठनों से मात्र एक सवाल पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद, शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में पिछली सारी सरकारों की तुलना में इस सरकार ने आप लोगों के लिए कितना दिया, आपकी मांगों के अनुरूप कितना दिया? मुझे लगता है कि ये संवेदनशीलता जो शिवराज जी ने दिखाई, भाजपा सरकार ने दिखाई, वो लगातार हो रहे संवादों के कारण बनी। और निश्चित रूप से मेरा मानना ऐसा है, कोई भी कर्मचारी अधिकारी सरकार के अंग हैं, सरकार के दूसरे विपक्ष में खड़े हुए लोग नहीं हैं। इसलिए कर्मचारी संगठनों को भी अब विचार करना होगा कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। इस भावना के साथ में सरकार के विरोध में खड़े होकर कोई बात करना बजाय संवाद कायम करें, ठीक संवाद कायम करें और स्थितियों को समझें। सरकार की भूमिका एक मां की तरह होती है। सरकार को सबसे पहले कमजोर बच्चों की तरफ ध्यान देना होता है। और जो सबल सक्षम है, अगर अध्यापक संघ की बात करें तो ये अध्यापक संघ वही है जो एक कर्मी कल्चर में मध्य प्रदेश में था, जिसमें पदनाम भी ऐसा था जो उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ सम्मानजनक नहीं था। वेतन ऐसा था कि वो वेतन आने जाने के परिवहन व्यय के लिए भी काफी नहीं था। 500 रुपया की सैलरी मिला करती थी, हम सबको पता है। लेकिन आज अध्यापक जैसा पदनाम दिया, बड़ा वेतनमान दिया, सुविधाएं दी, कई सारी जो मांगे थी वो मानी गई। और आज जो अध्यापकों का वेतनमान है वो कई राज्यों की तुलना में ज्यादा है, अच्छा है, सुविधाएं ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहता कौन सी मांग, सुविधाएं कौन सी रजनी से ज्यादा है, ये हमारे साथ चूंकि भरत जी हैं, हम उनसे बाद में लेंगे। लेकिन आपने एक बात कही कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ये नारा आप ही ने दिया है जब विपक्ष में थे आप। जी नहीं, मैं बहुत विनम्रता से आपसे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। दरअसल उपजा है कम्युनिस्ट संगठनों से। नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ कम्युनिस्ट था नहीं। छत्तीसगढ़ में नहीं, नारे की बात कर रहा हूँ मैं। नारे के पीछे मैं आपको इस समय, हमारे पास वो फोटो होगी, क्लिपिंग नहीं है, लेकिन जब यहाँ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हटाया गया था और दिग्विजय सिंह जी ने ये अपना तर्क दिया था कि हमारे पास चूंकि बंगलों में लोग काम करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि इनको हम नियमित कर सके, हटाया गया था। तो उमा भारती जी उसकी अगुवाई कर रही थी और उन्होंने सबसे पहले मैंने उनको नारा लगाते हुए देखा है। उनके साथ पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे दैनिक वेतनभोगी जिनको निकाल, वो बोले चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ये आपने भी उपयोग किया। आपकी दो बातें अलग अलग हैं। रही बात नारे की, तो मैं फिर दोहराता हूँ कि तो कम्युनिस्ट पार्टी जो संगठन हुआ करते हैं वहां से उपजा है। लेकिन मैंने कहा ना, सरकारों का काम कमजोर बच्चों की तरफ ध्यान है, यानी माँ की तरह भूमिका में कह रहा हूँ। बच्चे यानी कर्मचारी बच्चे हैं सारे, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो उसको लेकर बतंडा खड़ा हो जाए।
दैनिक वेतनभोगी का मामला बहुत मार्मिक मामला था, बहुत संवेदनशील मामला था, जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ मसला था और हम सब जानते हैं, मतलब मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी थी। यही अध्यापक जब शिक्षाकर्मी के रूप में थे, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ में खड़ी थी, आज भी खड़ी है। आज कोई, मैंने कहा ना कि ये एक दूसरे के विपक्ष में सरकार और अध्यापक संघ हैं या जुड़ा है, ऐसा नहीं है। आज अध्यापक संघ का ये कहना है कि आज तक आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधि ही नहीं पहुंचा उनके पास जो उनसे बात करे, उनकी मांगों को आगे रख सके, कोई नहीं पहुंचा अभी तक। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिस प्रकार की हड़ताल को लेके सोशल मीडिया में जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, मुझे लगता है कि उनसे बचा जाना चाहिए। मैं बार बार दोहराता हूं, हम सीधी मीडिया की बात करें, बार बार दोहराता हूं, हम तो आपको सीधे त्रिपाठी साहब, मैं बार बार दोहराता हूं, अध्यापक हों, जूनियर डॉक्टर्स हों या और भी कर्मचारी अधिकारी संगठन के लोग हों या कर्मचारी अधिकारी स्वयं हो, सरकार का अंग हैं, उनको मानना चाहिए कि हम भी इस व्यवस्था का अंग हैं, हम भी सरकार का अंग हैं। और ये अल्टीमेटली इस प्रदेश का खजाना है, इस प्रदेश की संपत्ति है, इस प्रदेश की आने वाले भविष्य की अवधारणा को लेकर काम सबको करना है। केवल सरकार में कुछ मंत्री या मुख्यमंत्री बैठे, केवल उनको नहीं करना, और जनता की सेवा के लिए सब है, चाहे मुख्यमंत्री हो या एक अध्यापक हो। मुझे लगता है ये भावना हमें समझनी होगी। निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ में इनकी मांगों पर विचार होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, कैबिनेट में भी चर्चा हुई है और उसको लेके आगे भी बढ़े हम। इतने जब शिक्षाकर्मी से अध्यापक पर आ गए और पदनाम और वेतनमान ठीक किया, आगे भी ठीक होगा। बिल्कुल, लेकिन रजनीश जी आपने ये जो कहा, हमारे समझ अध्यापक संघ के भरत जी बड़ा थोड़ा सा उनको उम्मीद की किरण जग रही होगी, वो आपको सुन रहे होंगे। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे जो रायपुर में हमारे साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो अध्यक्ष है योगेश, मैं उनके साथ चलता हूं, ऐसी हमको सूचना मिली है कि वहां भी पुलिस उनको तुरंत जल्दी ही उठाने वाली है। योगेश जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप से कोई सरकार का प्रतिनिधि अभी तक मिलने आया? आप 5 दिनों से 6 दिनों से, जो मुझे जानकारी है, आपके साथी लोग आमरण अनशन पे हैं, अब क्या स्थिति है वहां पे? हाँ, जब से हम लोग आंदोलन में बैठे हैं, 14 तारीख से हमारा निश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है बूढ़ा तालाब रायपुर में, लेकिन अभी तक एक भी प्रतिनिधि या एक भी शासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति चर्चा के लिए ना ही तो हमको बुलाया गया है और न ही यहाँ पे कोई आया है। निश्चित रूप से यहाँ का आलम मैं बता देना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया के तहत राजीव गांधी ग्राम सशक्तिकरण योजना के तहत 7044 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियुक्ति मार्च 2014 में किया गया था। लेकिन 18 महीना चलाने के बाद अचानक राज्य सरकार ने सभी को सेवा मुक्ति का आदेश थमा दिया है, जिसके कारण यहाँ 7043 परिवार बेरोजगारी की ओर चले गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार जगह जगह जाके बोल रही है कि हमारी सरकार जब आ जाएगी तो हम आपको रोजगार देंगे। अभी बिहार चुनाव होने वाला है, वहां भी वो बातें आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जस्ट उल्टा हो रहा है। रोजगार दिया जा रहा है डिजिटल इंडिया के नाम से और पंचायतों को ऑनलाइन करने के नाम से, लेकिन देने के बाद वापस। योगेश जी हम आपको रोकेंगे। जब आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था उसमें 18 महीने का ही उल्लेख था, तो आपका क्या कहना? 18 महीने का ही उल्लेख था उसमें? नहीं, बिल्कुल गलत है। 18 महीने का उसमें कोई आदेश नहीं हुआ था, उसमें मानदेय लिखा गया था, टेम्पररी व्यवस्था ठीक अस्थायी तौर पर लिखा गया था, जो सभी विभागों में लिखा जाता है। उसका नियुक्ति ग्राम सभा के माध्यम से किया गया था पंचायतों में, तो नियमतः ग्राम सभा को ही बड़ा माना जाता है और ग्राम सभा के माध्यम से हटाया जाना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार पंचायतों पर हुक्म चलाने के उद्देश्य अभी नया फरमान जारी किया है और ग्राम सभा करवा रही है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत का सरपंच और वहां का जनप्रतिनिधि भी चाहता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को यथावत रखे जाए। उसी संबंध में वहां से ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके हमारे पक्ष में सरकार को लेटर भेज रहे हैं। यानी पंचायत भी आज राज्य सरकार के अगेंस्ट में ग्राम सभा कर रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वहां ऑपरेटरों की आवश्यकता है। आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? अब आपका जो हड़ताल है उसका स्वरूप क्या रहेगा आगे? अभी तो लगातार आज 5वां दिन है हमारे अनशन का, और हमारे साथ ही लगभग काफी स्थिति खराब है और अभी तक कोई भी प्रतिनिधि या शासन जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं आया है। मैं निश्चित रूप से यहाँ का हालात से भी आपको अवगत कराना चाहूंगा। रायपुर राजधानी में हम लोग बैठे हैं, पूरा प्रदेश के 7043 ऑपरेटर्स यहाँ पे लगातार दिन और रात पंडाल के नीचे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं और लगातार बारिशें हो रही है। हम लोग पॉलीथीन बिछा के
सो जाते हैं, उसके ऊपर पॉलीथीन बिछाते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनाएं भी मर चुकी है। मैं निश्चित रूप से बोलना चाहूंगा योगेश जी निश्चित तौर पे ये आप अपने साथियों को उनका जोश बढ़ाने के लिए आप उनको स्पीच दीजिए। हमारे आपसे सवाल ये है कि जब अस्थायी नियुक्ति थी, अस्थायी नियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, फिर ठीक है, हक बनता है, रोजगार मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति पे क्या हड़ताल, आमरण अनशन करना जरूरी था? जी बिल्कुल, हमने लगातार प्रयास किया। 3 तारीख से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमको 2 मिनट का समय दे दे, अजय चंद्राकर पंचायत मंत्री है वो हमको 2 मिनट का समय दे दे, लेकिन उनके द्वारा न तो चर्चा के लिए बुलाया गया है, न हमको डेलीगेशन के रूप में समय दिया गया है। उनकी जो विचार है, उनकी जो कार्यप्रणाली है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि वो हमसे मिलना नहीं चाहता या हमारी भावनाओं को समझना नहीं चाहता। हम लगातार यहाँ पे आंदोलनरत हैं। हमारे 3000 साथियों ने 3 दिन तक भूख हड़ताल किया, उसके बाद भी न तो कोई आया न तो कोई पूछा। हमको ऐसा लगना चालू हो गया कि जब हमारा रोजी रोटी ही छीन लिया गया है। वो चाहता है कि यहाँ का युवा वर्ग बेरोजगार रहे, वो चाहता है कि यहाँ युवा वर्ग जो बस्तर बेल्ट में जैसे माओवादी का लफड़ा चलता है, माओवादी वहाँ सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बोलती है कि हम जो माओवाद है वो मुख्यधारा में आएंगे तो उसको रोजगार देंगे। चलिए, यहाँ पर मेरा सवाल ये था, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मुझे ऐसी जानकारी मिली है शायद आप लोगों के पास फोर्स आने वाली है, आपके हड़ताल तोड़ने के लिए आने वाले, ऐसी जानकारी मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे पास डॉक्टर विवेक जी हैं। डॉक्टर साहब, आपको बधाई हो, आपकी 12 में से 8 मांगे पूरी हो गई। अब कौन सी मांग बची है? क्या उन मांगों के पूरी न होने पर फिर हड़ताल पे जाएंगे आप लोग? जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हमारा हड़ताल ना होकर असहयोग आंदोलन था। जूनियर डॉक्टर अस्पताल में 8 से 2 बजे तक रूटीन सेवाएं देते हैं और 2 बजे से लेकर अगली सुबह 8 बजे तक इमरजेंसी की सुविधाएं देते हैं। इस तरीके से तो सहयोग कर रहे हैं आप। असहयोग आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन और हड़ताल, असहयोग आंदोलन वो जब आप कोई काम ही ना करें, आप तो सहयोग कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। आप सांकेतिक रूप से सरकार को यह संदेश देना चाहते थे कि जो स्थिति हमारे लिए निर्मित की जा रही है वो सही नहीं है। अस्पताल में मूलभूत दवाइयों का अभाव, जीवन रक्षक दवाइयों का अभाव, जीवन रक्षक उपकरणों का अभाव, इसके अलावा जो डॉक्टर के साथ आए दिन प्रतिदिन हो रही मरीजों या उनके अटेंडरों के द्वारा की जाने वाली मारपीट, मेडिकल कॉलेजों के सभी छात्रों और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं, हॉस्टल की जर्जर स्थिति, यहाँ तक कि अस्पताल एवं हॉस्टल में साफ पीने का पानी तक का उपलब्ध न होना, इन सारी सुविधाओं। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो 4 मांगे पूरी नहीं हुई हैं वो कौन सी मांगे हैं और क्या उन मांगों को लेकर आप फिर हड़ताल पे जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी 12 सूत्रीय मांगों के लिए हमने सरकार के साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। सैद्धांतिक तौर पे सरकार उन 12 में से 11 मांगों पर सहमत है, जिनमें से 8 प्रमुख मांगे ऐसी थी जिन पर सरकार ने अभी के अभी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बाकी की 3 मांगों पर सरकार ने, जैसे कि दवा के लिए तो उन्होंने दवा नीति में बदलाव, मशीन जो जीवन रक्षक उपकरणों हैं उनके लिए सरकार ने अगले 15 दिनों के अंदर उनकी नई एएमसी कराने और जो नए उपकरण नहीं है उनके लिए नए उपकरण खरीदने का आश्वासन दिया है। एक मांग जिस पर सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया है वो प्रशासनिक स्तर से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने यह मांग की थी कि किसी भी पद पर अस्पताल प्रशासन में बैठे हुए जो कि 3 वर्ष से ज्यादा बैठे हुए हैं उन सभी के बदले कुशल एवं योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाए। तो इस संबंध में सरकार ने प्रशासनिक जो मांग आपकी नहीं मानी गई, हम उसको जानना चाह रहे हैं। सिर्फ यही एक मांग है जो नहीं मांगी गई, इसके अलावा सारी मांग हमारी। बाकी अब मैं मान जाऊं कि पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे जाते थे अब नहीं जाएंगे? जी, इसके लिए ये पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है डॉक्टर साहब। इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने जिन भी मांगों को मांगने का आश्वासन दिया है वो उसी तरीके से उन मांगों के उत्तरदायित्व है उनका कि वो सारी चीजों को अस्पताल में मूलभूत दवाई और उपकरणों इन सभी की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अगर वो ऐसा कर पाती हैं, छात्रों के हितों का ध्यान रख पाती हैं। आपकी मुख्य बात जो स्टाइपेंड की वो बढ़ा दी कि नहीं? स्टाइपेंड बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति हो गई है। अब इस पे कितना वृद्धि की जाती है, क्या होता है, ये तो आगे देखने वाला समय ही बता पाएगा जब कैबिनेट कमेटी से सहमति होती है। जिसमें 10 से 12 करोड़ अतिरिक्त उन्होंने बकायदे अपने जो वित्तीय विभाग है वो उससे भी उन्होंने अनुमति ले ली है और उसके उन्होंने पूरा आकलन कर लिया है और बता भी दिया कि 10 से 12 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो अब ये माना जाए, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि संभवतः अब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे नहीं जाएंगे। एक जो सबसे खास मांग थी डॉक्टर साहब वो ये थी आप लोगों की कि जो आए दिन जो कर्मचारी वहां के जो पेरेंट्स हैं मरीजों के वो पिटते थे और आप लोग भी पिटते थे, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी कि नहीं? आप लोगों को जो आपने कहा था कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था इस तरह की चाक चौबंद हो जाए, किस तरह की बातें ना आए?
देखिए, यही मैं आपसे बात कह रहा हूँ। इसके लिए सरकार को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी मूलभूत दवाई और उपकरण है वो सुचारू रूप से कार्य करते रहे। जब ये होगा तो मरीजों को सारी सुविधाएं हम दे पाएंगे। हम जिस स्थिति में कार्य करते हैं उस स्थिति में मरीजों की जो जान होती है वो जोखिम में होती है। अगर ऐसा नहीं होगा, सारे उपकरण और दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, तो मरीजों को भी और उनके अटेंडरों को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि हम उनको उचित तरीके से उनकी देखभाल कर पा रहे हैं या उनका इलाज कर पा रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति ही निर्मित नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए शासन को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो भी मूलभूत दवाइयों और उपकरणों की कमी वो पूरी की जाए। ऐसा होगा तो हमारे ऊपर भी किसी भी प्रकार के मरीजों और उनके अटेंडरों के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी मारपीट, तोड़फोड़ या कोई भी घटना नहीं होगी। जी जी, निश्चित तौर पर माना जाए कि अब शायद आप लोग, अगर सरकार ने जो मांगे मानी है, ये आश्वासन दिया है, तो आप लोग हड़ताल पे नहीं जाएंगे और जो भी मरीज हैं उनको समुचित इलाज मिल पाएगा। हमारे साथ, हम भरत जी के पास चले, लेकिन हमारे साथ 3 दर्शक अलग अलग जगहों से हैं। सागर से विजय जी हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। आप अपना सवाल करें, संक्षेप में सवाल करें। हाँ जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से, अग्रवाल जी से है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, अभी तक सरकार ने कितनी मांगे ज्ञापन के माध्यम से पूरी की, ये बताया वो। नहीं, ये कहाँ से गिन पाएंगे? आपने तो एकदम इतना बड़ा सवाल कर दिया, पहाड़ जैसे कि पूरी जितनी अभी आप लोगों ने मांगे रखी या प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों ने मांगे रखी, उसको गिन के कैसे बताएंगे? आप अब दूसरा सवाल करें संक्षेप में, जो आपसे जुड़ा हो। हाँ, तो मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक ही का सवाल पूछ रहा हूँ। बोले अभी अंतर सिंह आर्य जी का आ रहा था कि उन्हें पूछा ज्ञापन दो, आप हड़ताल मत करो। इसलिए मैंने उनसे ये सवाल पूछा है कि हम लोग स्कूल के बाद हमेशा हर माह ज्ञापन दिए। आप अध्यापक है, बताइए, आप लाल सिंह आर्य को अंतर सिंह आर्य कह रहे हैं, आप अध्यापक हैं। आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, तब आवाज सुनाई पड़ेगी। हमारे साथ लगता है उनसे संपर्क कट गया है। हमारे साथ आगर मालवा से दूसरे दर्शक है महावीर जी। महावीर जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरा निवेदन है, भरत जी से पूछना चाहता हूँ कि अध्यापक समूह वाले जो बार बार जो हड़ताल करते हैं जी, और सरकार भी एस्मा लगाने की बोलती है जी, तो अपना निवेदन ये है कि जो नुकसान जो बच्चों का होता है, तो क्या इसकी भरपाई अध्यापक समूह वाले करते हैं क्या? आज ये हड़ताल करेंगे, कल से जो सहायक शिक्षक वो हड़ताल करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सवाल किया है। हमारे दूसरे दर्शकों ने भी सवाल किया था। हमारे रजनीश जी थोड़ा सा संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि सवाल दूसरी तरफ घूम गया। जी भरत जी, आपसे सवाल किया है, ठीक है, आप हड़ताल करें, आपकी मांगे जायज है। और रजनीश जी भी एक तरह से, आपने अगर उनको सुना होगा तो थोड़ा सा उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार सुनेगी आपको, लेकिन जो बच्चों का नुकसान हो रहा है उसके लिए क्या आपने कोई रणनीति बनाई है कि जो इस दौरान में हड़ताल, तालाबंदी सब करेंगे, इस दौरान जो बच्चों का पढ़ाई का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे? बच्चों का जो नुकसान होता है उसके लिए हम लोग भरपाई के लिए 2-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाते हैं जी। लेकिन हम ये हड़ताल जब मजबूरी में करते हैं, जब विगत 2-3 वर्ष तक हम शासन से बराबर संवाद करते हैं, ज्ञापन देते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, जब ऐसा लगने लगता है कि सरकार इस हठ धर्मता में है कि हमारी बात किसी प्रकार से सुन ही नहीं रही, जब उसके बाद हम लोग हड़ताल आंदोलन के रास्ते तय करते हैं। और ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को बिजनेस के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसका भी एक परिवार होता है। वो जब शासकीय नौकरी कर रहा है, शासन को सेवाएं दे रहा है, तो उसका परिवार कौन देखेगा? उसके पास अलग से व्यवस्था कहाँ से आएगी? जो एक न्यूनतम व्यय जो एक परिवार पे आता है वो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए और कर्मचारी को चाहिए कि जो सरकार के द्वारा दायित्व सौंपा गया है उसकी पूर्ति। भरत जी, रजनीश जी ने कहा है, उन्होंने पिछला भी बैकग्राउंड लिया है, उन्होंने कहा जब आपकी भर्ती हुई थी तब वेतन कितना था और आज जब आप हैं वर्तमान में कितना वेतन है, तब पद नाम क्या था, आज पद नाम क्या है, ये हम चाहेंगे आपके मुंह से सुन लें। ये रजनीश जी का मैं सम्मान करता हूँ और सम्मान हम भी इस करते तरीके से मजाक उड़ाना इनका अध्यापकों को मजाक उड़ाना ये उचित नहीं है। मैं चाहता हूँ मजाक का विषय नहीं है ये मजाक तो जिन्होंने आपके साथ में किया था अध्यापकों का अपमान कर रहे हैं। जब आपके पिताजी अपने घर की देखरेख कर रहे थे तो उस समय तो बजट कितना लगता था महीने का, और आज आपको बजट कितना खर्चे लग रहा है, आप उसकी तुलना उससे नहीं कर सकते। आप तो ये करो भरत जी विषयांतर हो रहा है, आप अपनी बात रखें, किसने क्या बात रखी उत्तर, आप अपनी मांग रखें, अपनी बात रखें। रजनीश जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो सरकार चला रही है,
वो अपनी बातें रख रहे हैं। आप अपनी बात रखें कि जो उन्होंने सवाल उठाया तो उस समय कितना था, अब कितना था। आप कहेंगे अपमान कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो बात कही ना कि उस समय क्या पदनाम था, आज क्या पदनाम है, उस समय क्या वेतन था, आज वेतन क्या है। हाँ, ये बात आप रखिए आगे कि उस समय महंगाई क्या थी, आज महंगाई क्या है, वो आपका अपना मुद्दा है। शिक्षा कर्मियों की जो भर्ती हुई थी वो 98 से हुई है जी। वो 500 से किसी की भर्ती नहीं हुई। 98 में सबसे जो वर्ग 3 का था वो 2256 रुपए पाता था, जो वर्ग 2 का था वो 2600 रुपए पाता था, और जो वर्ग 1 का था वो लगभग 2800 रुपए पाता था, और जो नियमित शिक्षक थे वो 3600 रुपए पाते थे। अब जो नियमित शिक्षक हैं उनका वेतन 40,000, जो 2256 पा रहे थे उनका वेतन 18,000। तो जो कम वेतन पा रहे थे, वेतन को उनके नजदीक लाने का प्रयास नहीं किया गया। हमारा वेतन कम था तो और रेशो में कम होता गया। तो भरत जी वो नियमित थे, आप नियमित नहीं थे, ये भी तो हम इस देश के नागरिक हैं, वो टैक्स देते तो हम भी टैक्स देते हैं। टैक्स के द्वारा ही कर्मचारी की सरकारें चलती है। और तो यदि उनका पदनाम अलग है, वो शासकीय हम अशासकीय हैं, तो क्या हमारा जीवन भर शोषण करोगे क्या? जी नहीं नहीं, बिल्कुल शोषण, आपकी मांग जायज है। हम पार्टी नहीं है, हमारा ये समान कार्य वो भी कर रहे हैं। उसी स्कूल में उन बच्चों को वो भी पढ़ा रहे, उतने समय वो भी पढ़ा रहे। जो मार्कशीट वो जारी करते वो मार्कशीट हम भी जारी करते। हमारा जो अध्यापक संवर्ग का व्यक्ति है वो BSc BRC है, विकास खंड का अधिकारी है, और वो प्राइमरी के जो रेगुलर टीचर हैं उनसे कम पेमेंट पा रहे हैं, और वो विकास खंड के अधिकारी है हमारा अध्यापक संवर्ग का व्यक्ति। तो एक प्रकार से हम लोगों से एक जैसे बुलेट होती है उसका हीरो पुक का इंजन लगा करके एवरेज लेने का काम कर रही सरकार। उसे अब आजकल जो काम बढ़ रहा है, नहीं उल्टा भी हो रहा है भरत जी। पैसे में ज्यादा भरत जी, बेरोजगारी इस तरह हो गई है कि हीरो पुक में बुलेट का इंजन आजकल लग रहा है। BE करके लोग पटवारी बन रहे हैं, BE करके M.Tech करके लोग शिक्षक बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, चपरासी बन रहे हैं। आजकल बुलेट की जो इंजन है वो हीरो पुक में लग रहा है। हम अग्निहोत्री जी जानेंगे, समय बिल्कुल हम आएंगे आपके पास। हम समय आ गया है विशेष टिप्पणी लेने का अग्निहोत्री से, लेकिन हमारे साथ अलग अलग कुछ और दर्शक बार बार मांग कर रहे हैं, अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे मिल लेते हैं एक बार। जी पतिराम जी खातेगांव से आपका स्वागत है, अपना सवाल करें संक्षेप में। जी सर, मैं ये कर रहा था, हड़ताल करनी इसका एक पक्ष है, तो दूसरा पक्ष है प्रशासन भी तो शासन भी तो है। शासन को भी तो ध्यान देना चाहिए, एक आयोग बिठाना चाहिए कि हमारी मांग जो है जायज है या नाजायज है, सहानुभूति पूर्वक देखना चाहिए। ये मेरा सवाल है सर। ये सवाल नहीं, आपका सुझाव हो गया। हाँ सर, सुझाव है। बस सुझाव सुन लिया है, उसको अपने अध्यापक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी रखेंगे और हमारे प्रवक्ता भी रखेंगे। हमारे साथ देवरी से एक और दर्शक है, रामचरण जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी अग्निहोत्री जी, आप इस समय आपने सारे हमारे जो अलग अलग अतिथि हैं सबकी अपनी टिप्पणी सुनी। आपने रजनीश जी किया अपना, जी मैं आपके पास फिर आऊंगा ना। जो हमारे वेतन की तुलना है, क्योंकि विगत 3 पंचवर्षीय हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भाजपा की सरकार है। हमारी तुलना यहाँ से नहीं होना चाहिए, हमारी तुलना छत्तीसगढ़ से होना चाहिए, हमारी तुलना उत्तर प्रदेश से होना चाहिए, हमारी तुलना राजस्थान से होना चाहिए। जी यहाँ पर वो क्यों होनी चाहिए? नहीं, हम वो क्यों होनी चाहिए यहाँ? क्योंकि वहाँ जो हमारे साथ बंटवारा में जो शिक्षा कर्मी पहले नियुक्त हुए थे 98 में, और जो बंटवारा में गए, आज उनकी पेमेंट छत्तीसगढ़ में देख लो, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं, दर्शक जानना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर जो सहायक अध्यापक है और वहाँ पर सहायक पंचायत शिक्षक है, उनकी पेमेंट में कम से कम 5 से 6 हजार का अंतर है, और वो नियमित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। मतलब वहां एक तरफ आपको मैंने दिखा दिया छत्तीसगढ़ की वो स्थिति भी दिखा दिया, आमरण अनशन में बैठे हैं 6 दिन से लोग, और लोगों को निकाला जा रहा है सेवाओं से, और दूसरी तरफ शिक्षकों को आप लोगों से कुछ ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। खैर वो अलग बात है। अग्निहोत्री जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने हमारे सारे अतिथियों को सुना, आपकी क्या इस पर टिप्पणी? त्रिपाठी जी, मैंने सभी को सुना और गुना भी। मुझे लगता है कि एक मैकेनिज्म सरकार को डेवलप करना चाहिए। मैकेनिज्म भी कुछ इस तरह का डेवलप करना चाहिए कि जिससे ये जो हड़ताल पर जाते हैं जो लोग, या पहले से जो ज्ञापन देते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, हड़ताल की स्थिति मुझे लगता है कुछ एक समय बाद आती है जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है।
तो या तो थोड़ा सा लाइटर वे में कहूँ तो हड़ताल निवारण एक विभाग भी बना देना चाहिए, ताकि क्या है जिस समय जी प्रयास करेंगे इसको बनवाने का, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है जिस समय ज्ञापन दिया जाए त्रिपाठी जी, जिस समय समस्या उठाई जाए उस समय से यदि इस मैकेनिज्म में लग जाए कि किस तरह से सुलझाएं, किस तरह से बातचीत करें, कम से कम बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे कि आजाद अध्यापक संघ के हमारे मित्र बता रहे हैं भरत भाई कि उनसे बातचीत करने कोई नहीं आया। रायपुर में जो दोनों जगह अनशन पे बैठे हैं उनके पास बातचीत करने नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं कि सरकार को सूचना नहीं मिली होगी कि ये हड़ताल पे जा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल पे जाने से पहले उनके जो इंटेलिजेंस में डिपार्टमेंट है वो सारी सूचनाएं सरकार तक पहुंचाते हैं कि फलाना वर्ग अब हड़ताल कर सकता है, अब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे जा सकते हैं। तो उसको पहले से ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करके या कोई ऐसा विभाग बना करके जो केवल इसी बात को लेकर के डील करे। और यदि आपके पास वित्तीय समस्याएं हैं, सरकार के पास वित्तीय समस्याएं हैं, तो आप टेबल पर बैठिए, उनको भी बुलाइए, उनको समझाइए कि किस तरह से हमारी परेशानियां हैं। आपकी इतनी चीज हम मान सकते हैं और ये चीजें मानना हमारे बस में नहीं है। तो मुझे लगता है इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन दोनों तरफ से, क्योंकि अपन तो आपने भी कांग्रेस की सरकारें देखी है, हमने भी बीजेपी की सरकारें देखी है, लेकिन किसी सरकार में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि जिनकी जो समस्याएं हैं, जब पानी सर के ऊपर हो जाता है मुझे लगता है तब हड़ताल की जाती होगी। लेकिन तो, अब पानी घुटने तक आता तभी हो जाती है। जी समय बदल गया त्रिपाठी जी। तो मुझे लगता है उस समय जब ये ज्ञापन देने की प्रक्रिया शुरू होती है या अपनी डिमांड बताने की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि उनसे बातचीत का सिलसिला किसी न किसी स्तर पर शुरू कर सके सरकार। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, हम एक बार फिर रायपुर चलेंगे, लेकिन हमारे साथ कारण जो बताया जी कि हम लोग ज्ञापन देते हैं, लेकिन ज्ञापन देने के बाद सरकार के द्वारा उसका निराकरण करके कभी जवाब नहीं दिया जाता। अब जवाब यदि सरकार दे देती, अकेले भरत जी आप नहीं है, बहुत सारे कर्मचारी संगठन है, अकेले अध्यापक नहीं है, डॉक्टर भी है, सब अलग अलग है। अब मैंने आपने ज्ञापन दिया, आपका जवाब पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए। रजनीश जी हमारे साथ, हम उनसे उत्तर लेंगे, लेकिन हम एक बार छत्तीसगढ़ जाएंगे। उसके पहले हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जी, ग्वालियर से हमारे साथ हैं। हरेंद्र जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें, समय कम है जी। सवाल ये है जी, जो अपने जो बीजेपी की प्रवक्ता जी हैं, जो अग्रवाल जी, वो जो कहते हैं कि हमने अध्यापकों के लिए बहुत कुछ किया जी, है ना, नाम बदल दिया। नाम बदलने से घर नहीं चल देगा। नाम बदल के आप मेरा नाम बहुत अच्छा रख दोगे तो क्या मेरे घर में इतना पैसा आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप एक स्थानांतरण नीति जो है, एक जिसमें कि आपको कोई बजट भी खर्च नहीं हो रहा, तो वो कम से कम एक स्थानांतरण नीति तो ला सकते हैं आप जी। हरेंद्र जी आपने कहा नाम बदल दिया, नाम बदलने के साथ शायद वेतन भी बढ़ाया है। वेतन बढ़ाया, लेकिन उसके अनुपात में महंगाई भी बढ़ी है ना जी। पर महंगाई कितनी काफी बढ़ी है। सीधा अगर आप बिल्कुल देखिए, एक बात तो ऐसी है कि अध्यापकों की कोई मांग पर सरकार कभी विचार नहीं करेगी या आज तक विचार नहीं किया है, ये बात मन से निकाल देनी चाहिए। जूडा अभी आपके सामने बैठे हैं, उनके डॉक्टर विवेक ने कहा कि हड़ताल का तरीका कैसा हो, हम 8 बजे से 2 बजे तक काम करते थे। डॉक्टर साहब मैं सही हूं ना? रूटीन सर्विसेज दी। नहीं, इस बार रूटीन सर्विसेज दी है, इसके पहले नहीं भी दी है। मैं वही बात पे आ रहा हूँ। हम आजाद भारत के नागरिक हैं, आप एक व्यवसाय से जुड़े हैं, एक काम से जुड़े हैं। आपको उन बेरोजगारों की तुलना में सरकार ने एक रोजगार दिया हुआ है। हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? हम शासन की सेवा के लिए नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए हैं। अब आजाद भारत में क्या हड़ताल का तरीका नहीं बदला जाना चाहिए? क्या जूडा ने 8 से 2 बजे तक रूटीन की अपनी सर्विसेज दी, क्या उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ? वो स्वयं बता रहे हैं 12 में से 11 मांगों पर विचार हुआ। एक मांग प्रशासकीय मामलों से जुड़ी हुई है, उस पर विचार की बात कही गई है। उन्होंने बहुत अच्छी कई मांगे रखी जिसके कारण अटेंडर को परेशानियां होती थी, उनसे झंझावत होती थी, इसलिए उन्होंने वो जनहित की मांग भी रखी सरकार के सामने। सरकार ने उन मांगों को स्वीकार भी किया है। मेरा कहना केवल इतना है कि अध्यापक हो, बाकी तमाम वर्ग हो, शासन से जुड़े हुए, कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए, ये सरकार का अंग है जो जनता के लिए अल्टीमेट लाभ देने के लिए है। एक आपका सवाल आया था कि बच्चों की भरपाई कौन करेगा। आप कह रहे हैं 2 घंटे हम पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता, पढ़ाते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली सफर करती है जनता, सफर करते हैं बच्चे। अध्यापक अपने आंदोलन
लोकतंत्र है, आपकी मांगों के लिए आपको हड़ताल आंदोलन करना होगा, लेकिन क्या हम अच्छा तरीका कोई इजाद कर सकते हैं क्या? अध्यापक को भैया 2 घंटा और पढ़ाएंगे, हम स्कूलों में रात में रहेंगे, रात में बच्चों को कोचिंग देंगे, ट्यूशन देंगे। मैं अलग से कोई अपनी राय नहीं कह रहा हूं, सरकार अपना काम कर रही करेगी। और कर्मचारी कल्याण आयोग जो आप विभाग की बात कर रहे थे, बनाया हुआ है कर्मचारी, नहीं हड़ताल आयोग बनाइए आप, कर्मचारी कल्याण आयोग नहीं, ये जो हड़ताल है बहुत सारी। पार्टी साहब सोचने की ये जरूरत है कि अगर धीरे धीरे सरकारें ऐसे ही हड़तालों से त्रस्त हो गई, सरकार चलाने वालों की भी मना स्थिति, उनकी वित्तीय स्थिति, सरकार चलाने के बाकी तौर तरीकों को हमें समझना होगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा? आज डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात आई, अगर यही किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता और ये किसी कंपनी में काम कर रहे होते और 8 महीने 6 महीना काम करके इनसे कह दिया था आपका काम पूरा, के उस कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक करते? मुझे लगता है कंपनी अलग है, सरकार अलग है, यही कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, सरकार अलग है, कल्याण के प्रति उत्तरदायी रहती है। इसलिए जो बात कह रहे हैं कि पहले शिक्षाकर्मी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं 500 रुपए वेतन के साथ में ये योजना शुरू हुई थी, क्योंकि मैं उस समय छात्र राजनीति करता था। मैंने इसके खिलाफ खूब आंदोलन किए कि ये शिक्षाकर्मी पदनाम भी ठीक नहीं है, वेतनमान भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूं अध्यापक सबसे प्रतिष्ठित व्यवसाय, प्रतिष्ठित काम है, इसके साथ में सम्मान होना चाहिए। कोई पुलिस वाला अगर डंडा उठाता अध्यापक पर तो मन में दर्द होता है, ये लेकिन ये नौबत नहीं आना चाहिए। आज अध्यापक प्रतिष्ठित काम से जुड़ा हुआ है तो सरकारें भी झुक जाएं आपके काम के कारण। रजनीश जी, रजनीश जी, हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको, हमारे साथ कई दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए हमारे जी। देवरी से रामचरण जी हैं। रामचरण जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। सर, हम ये बोल रहे थे, लोग हड़ताल कर रहे हो, बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा हो, एक ही भरपाई को करे? हाँ, को कर है, ये आपके भरत जी से हम पूछेंगे। दूसरे हमारे और दर्शक हैं खाते गांव से, विजय जी आपका स्वागत है, सवाल करें संक्षेप में, जिस तरह हमारे देवरी के भाई ने सवाल किया है। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब ये हड़ताल जो हम कर रहे हैं, क्यों नौबत आ रही है कि शिक्षक को, चाप उठाने वाले शिक्षक को सड़क पर आना पड़ा है? जब ये मांग हमारी मंजूर नहीं कर पाते तो घोषणा पत्र में बार बार क्यों लिखते हैं? इन्हों का घोषणा, चलिए ये नई बात आपने की है कि घोषणा पत्र में लिखा है या नहीं लिखा है, ये भरत जी से भी पूछ लेते हैं, रजनी जी से भी पूछ लेते हैं। एक और हम दर्शक हमारे साथ गुना से है। अवधेश जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। जी, पहले सभी को नमस्कार आप लोगों को। मैं अवधेश अवस्थी गुना से बोल रहा हूँ सर। जी, आपने परिचय दिया, गुना से बोल रहे हैं, अवस्थी जी है, ये बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना सवाल करें। जी, हम लोग अपने आप को बता दें, अध्यापक हूँ मैं भी जी। जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी 98 और 99 में, जी जी, तो उस समय MP का रिजल्ट रहता था सर 20% जी, तो हमको मिलते। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे अवस्थी जी, आप अध्यापक है, इतना तो समझिए। जी सर, बिल्कुल बंद है सर जी। तो केवल मेरा ये कहना है कि अग्रवाल जी से भी कहना है मेरा ये कि आपने जो घोषणा पत्र में दिया था बीजेपी गवर्नमेंट ने जी, कि हम आपको समान कार्य का समान वेतन देंगे जी, पहली बात तो वो नहीं दिया। शिवराज सिंह जी का एक लेटर डला हुआ है फेसबुक पर। अरे आप सवाल करें संक्षेप में, आप पूरी स्पीच दे रहे हैं। तो भरत जी की जगह आप आके बैठिए। मेरा सर केवल इतना सवाल है इनसे, अग्रवाल जी से जी, कि समान कार्य का समान वेतन जो घोषणा पत्र में था जी, वो लागू हुआ नहीं हुआ? ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया है जी। रजनीश जी और भरत जी, एक बात आई है यहाँ कि घोषणा पत्र में था या नहीं था? भरत जी। हाँ, घोषणा पत्र में समान कार्य के लिए समान वेतन था। उज्जैन में घोषणा भी की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। नहीं, ये उसमें स्पष्ट दिया गया था कि जो आप लोगों का पदनाम है, आप लोगों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, नाम बदला जाएगा। नहीं, आज ये था जब उमा भारती जी की सरकार बनी थी तो उसमें भी था जी। रजनीश जी, हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा कि इस व्यवस्था से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूं, जब से इस व्यवस्था का जन्म हुआ। दिग्विजय सिंह जी ने उस समय ऐसी व्यवस्थाओं, कर्मी कल्चर एक लेके आए थे, अलग अलग विभागों में, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी। शिक्षा बहुत सम्मानजनक काम माना जाता है, जो शिक्षक कहे जाते थे। उस समय उन्होंने 500 रुपए से काम पंचायतों को सौंपा, वहां से भर्तियां होना शुरू हुई, भाई भतीजावाद खड़ा हुआ। हम सबको पता उस समय के किससे 500 की नौकरी के लिए 50,000 और 5 लाख तक की खूब अखबारों में छपते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसे सुधारना पड़ेगा और इसका पदनाम और वेतनमान दोनों उसको ठीक करना पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों व्यवस्थाएं ठीक करी।
लेकिन आप जो मांग है कि समान कार्य समान वेतन, देखिए मांग आपकी अपनी जगह है, पूरी व्यवस्था जो खड़ी होती है, एक बड़ी तादाद में आज अध्यापक वर्ग संवर्ग खड़े हुए हैं, एक व्यवस्था बनाई है। रजनीश जी संक्षेप में हम संक्षेप में कहना चाह रहा हूं कि एक व्यवस्था बनाई है सरकार ने। मैंने कहा कि सरकार की अपनी वित्तीय सीमाएं, सरकार के अपने बाकी कामकाज के चलते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। आपके प्रति संवेदनशील नहीं है सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा 500 रुपए से आज इतने बड़े मिलने आए हैं। एक बार ये लोग हड़ताल पे बैठे थे, इसे आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं गया रजनीश जी? नहीं, ये मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा आप हड़ताल बंद करिए, हमारे साथ में आइए, हम बात करते हैं। कहाँ पहुंचे, इनको घुसने देंगे क्या सीएम? जूडा का उदाहरण सामने है। नहीं, जूडा का हो गया, अध्यापक वर्ग की बात कर रहे हैं। कोई नहीं पहुंचा है, बल्कि उनके लठ दिए गए और भगा दिया गया। नहीं, बिल्कुल सामने है, सीधी सपाट बात है। मैंने फिर दोहराता हूं आपको कि आप सरकार संवेदनशील है, सरकार अध्यापकों को हो या बाकी कर्मचारियों के प्रति हो, कल्याण के प्रति लगातार हम तो दावा कर रहे हैं पिछली सरकारों ने जो कर्मचारियों को लिए किया है उसकी तुलना में सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने बहुत काम किया। संवेदनशीलता में डंडे भी तो परसते हैं क्या? नहीं, मैं आप दोनों अतिथि संग हमारे साथ योगेश जी है छत्तीसगढ़ से। देखिए सरकारों जैसे काम करना चालू कर दो, आपकी दशा भी पिछली सरकारों जैसे हो जाएगी। चलिए, तो अभी ऐसा काम आप भरत जी, आप अध्यापक संघ चला रहे हैं, आप सरकार के अंग हैं, आप सरकार के अंग हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, ऐसी भाषा रजनीश जी, भरत जी, सरकार संवेदनशील है, संवाद को महत्व देती है। आप बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और निराकरण हुए हैं। रजनीश जी, भरत जी का ये कहना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो। उनका कहना है पिछली जैसे उन्होंने जिस तरह तिलांजलि दी तो आपके साथ है। नहीं हो सकते। हमारे साथ योगेश जी है छत्तीसगढ़ से। जी योगेश जी, भरत जी एक मिनट। भरत योगेश जी, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या अगर नहीं आते हैं सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपसे बात करने, तो इसका आपका आंदोलन का स्वरूप क्या होगा अगला? आंदोलन का स्वरूप तो वैसे भी काफी बढ़ चुका है, क्योंकि लगातार 3,000 ऑपरेटर साथी हमारे भूख हड़ताल में थे, नहीं बात सुनी गई। उसके बाद से 18 हमारे साथी अभी आमरण अनशन बैठे हुए हैं और 32 जो भूख हड़ताल में हमारे साथी थे वो अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने हमारी हालत के बारे में, हमारी मांगों के बारे में न तो चर्चा किया न तो कुछ किया है। इसलिए हमने तो बिल्कुल ठान के रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजी रोटी तो दिया लेकिन उसको वापस छीन भी लिया। तो हमारे साथ ये कंडीशन आ गया है कि हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। तो या तो करो या मरो की लड़ाई है, तो हमारा आंदोलन लगातार चलेगा। हमने तो सरकार को अल्टीमेटम भेज भी दिया है। नहीं, आंदोलन वहीं पे है। अब सरकार अगला कदम ये भी उठा सकती है कि आप लोग जिस आंदोलन स्थल में हैं वहां से आपको हटा दिया जाए, फिर क्या करेंगे? जी हाँ, काफी पुलिस बल अभी लग रहा है और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सरकार दमनात्मक नीति का उपयोग कर सकती है, क्योंकि उस तरीके का कंडीशन अभी बन रहा है। सरकार चर्चा से भी भाग रही है और अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रही है, क्योंकि यहाँ का कंडीशन ऐसा है कि पूरा कीचड़ और दलदल से भरा हुआ धरना स्थल है। हम लोग अभी भी पंडाल में बैठे हुए हैं, हमारे साथी ज्यादातर लड़कियां हैं। यहाँ पे डॉट एंटरप्रेन्योर्स में 60% लड़कियां हैं। वो लड़कियां भी लगातार यहाँ पंडाल में बैठी हुई है। क्या उनके अंदर संवेदनशीलता भी खत्म हो गई है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय अग्रवाल जी से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप एक तरफ रोजगार दे रहे हो और एक तरफ छीन रहे हो? आप ये बोलते हो बस्तर में जाके आप नक्सली का जो कर रहे हो आप छोड़ दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। दूसरी तरफ उसी क्षेत्र के बच्चे जो ऑपरेटर हैं, बाकी क्षेत्र के जो ऑपरेटर है उसको आप बेरोजगार कर रहे हो, तो बच्चा आखिर करेगा क्या करेगा? वैसे योगेश जी आपको बता दूं, रजनीश जी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं, पर वो संभाल लेंगे छत्तीसगढ़ भी, उनको वहां का भी बना दिया जाए, दोनों संभाल लेंगे। लेकिन हम चाहेंगे रजनीश जी आप संक्षेप में उनका उत्तर दें। सवाल का उत्तर तो मुझे लगता है कि आपने प्रति प्रश्न करके कर दिया था कि आपकी जब नियुक्ति हुई थी वो नियुक्ति क्या स्थायी रूप से थी, क्या अब अस्थायी रूप से थी? तो अब अस्थायी रूप से आपको अपनी बात करना चाहिए कि भैया हम आपका काम पूरा हो गया, हमारी सेवाएं और कहीं और हो सकती हैं क्या?
सरकारें इस तरफ विचार करती हैं और उनका समायोजन कहीं कुछ दूसरे काम में, दूसरे विभाग में हो सकता है क्या, वो संभावनाएं सरकार तलाशती। मैंने कहा ना कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हम काम से फ्री हुए, आपने दिया है। ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। शिक्षित बेरोजगार का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाए, ये किसी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सरकार के लिए अच्छा नहीं। भरत जी माफ करिएगा, भरत जी उत्तर देने दीजिए, उत्तर आइए, आपके पास आएंगे, आप उत्तर दीजिएगा। आप उस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मेरा सुनिए, एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत के पैसों से पढ़ाते हैं। भरत जी, आप सौभाग्यशाली हैं जो आप सरकार की व्यवस्था में काम कर रहे हैं। कई हजारों बच्चे हैं जिनको रोजगार लाखों में है, लाखों में है जिनको रोजगार नहीं है। इसलिए मैं किसी की मजाक उड़ाने के लिए नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरी एक हमारे साथ महिला दर्शक है, वो काफी देर करेगी, करना चाहिए, करती भी है। राजेश जी, रजनी जी माफ करिएगा, हमारे साथ महिला दर्शक काफी देर से प्रयास कर रही है आपसे सवाल करने के लिए। नंदनी जी हैं हमारे साथ खातेगांव से। नंदनी जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। माफ करिएगा, मुझे थोड़ी देर हुई आपका सवाल लेने में। सर जी, हमारे यहाँ से 6 लोग सरकारी अध्यापक हैं जी। सर मेरा क्वेश्चन है, सर हमारे देश में लोकतंत्र चलता है जी, सब जानते हैं, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं जी। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम अपना सरकार, अपना प्रतिनिधित्व CM PM खुद चुनते हैं, तो हम हमारी मांग उनके जरिए पूरी क्यों नहीं करवा सकते? ये तो वही हुआ ना जिस तरह से हम अंग्रेजों के शासन में अपनी मांग नहीं रख पाते थे, अपनी बात नहीं मनवा सकते थे, वही बात आज हो रही है। और ये आप सवाल किससे कर रहे हैं ये भी बता दीजिए। मेरा सवाल आप चारों से सर, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है। और हमारे देश में एक जो शिक्षक रहता है वो एक बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी अदर पद तक पहुंच सके। तो वो टीचर जो पूरे देश को इस काबिल बना रहे हैं, पढ़ने के काबिल कि वो एक देश का संचालन कर सके, तो उस टीचर को आज अपनी मांग पूरी करवाने के लिए सड़कों पर डंडे क्यों खाने पड़ रहे हैं? जी बस, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया नंदिनी जी, लेकिन आपको बता दूं कि हम चारों के नेता यहाँ के अग्निहोत्री जी बैठे, वही आपका सवाल का उत्तर देंगे। हमारे एक साथ और दर्शक है आगर मालवा से, दीपक जी स्वागत है। आप संक्षेप में सवाल करें, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हाँ नमस्कार सर, मैं ये कह रहा हूँ जी। हाँ सर नमस्कार, मेरा ये कहना है कि जब 2013 में सारे कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिया गया जी, तो अध्यापक संवर्ग को इससे दूर क्यों रखा गया? जी, इसका उत्तर रजनी जी से ले लेंगे। जी अग्निहोत्री जी, हमारी जो नंदिनी बहन ने, जो नंदिनी बेटी ने जो सवाल किया, हम चाहेंगे कि आप ही उनका उत्तर दें। नंदिनी जी ने बहुत सही बात उठाई है, मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। दरअसल हम जिन सरकारों को चुनते हैं, या डायरेक्ट तो अपने यहाँ नहीं चुना जाता, लेकिन पहले से कैंडिडेट तैयार रहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये होगा, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ये होगा। तो जब हम उनको चुनते हैं तब तो उनकी ये बड़ी वो रहती है कि हम आपकी सारी बातों को पूरा करेंगे और हम आपको सुनेंगे, हम आपके बीच रहेंगे। लेकिन जब ऐसी कोई मजबूरी आती है किसी वर्ग के सामने, किसी समुदाय के सामने, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है कि चीफ मिनिस्टर से मिलना इतना कठिन हो जाता है या प्रधानमंत्री से मिलना इतना कठिन हो जाता है, और आजकल तो सुरक्षा कारणों से बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है त्रिपाठी जी। तो कम से कम ऐसी कोई व्यवस्था उनको बनानी चाहिए ताकि लोग अपनी बात, जैसे प्रधानमंत्री से आप ट्विटर के जरिए या मेल के जरिए या जो भी आज आधुनिक संसाधन है मीडिया के, उसके जरिए आप उनको उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और कई बार वो जवाब देते भी हैं, खुद जवाब देते हैं। ये मैंने खुद उदाहरण देखा है। तो इस तरह मुख्यमंत्रियों को भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए ताकि यदि फिजिकली कोई जाकर के उनके पास अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो कम से कम उनकी बात उन तक पहुंच जाए और वो उसका जवाब दें, कम से कम जवाब दें। तो ये स्थिति जरूर बननी चाहिए हमारी। जी अग्निहोत्री जी, अब चूंकि अब समय समाप्त हो रहा, हम आखिरी टिप्पणी अपने सारे दर्शकों से, अपने अतिथियों से लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक हमारा बड़ा छोटा सा सवाल है, हम उत्तर जानना चाहेंगे। ऐसे भी अक्सर हालात अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, टीवी में भी दिखाते हैं कि जब कोई बीमार पहुंचता है तो उसकी तीमारदारी करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसी कब स्थिति बन जाती, क्यों बन जाती है कि जो तीमारदार होते हैं उनको भी आप लोग बीमार कर देते हैं? देखिए,
इसका सामान्य सा उत्तर है कि अस्पताल में जो स्थिति है या अस्पताल का जो स्तर है वो सरकारी अस्पतालों का स्तर है, वो इस स्तर तक आ ही नहीं पाया है कि विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शनों से मरीजों को ही नहीं, उनके अटेंडरों को भी दूर रखा जा सके। जब हम इतनी सुविधा मरीजों को ही नहीं दे पा रहे हैं तो उनके अटेंडरों को दे पाना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज ये है, एक मरीज के साथ 4, 5, 10, कभी कभी 10 इतने अटेंडर रखने पड़ते हैं, वार्डों में गार्ड रखना पड़ता है। तो जब 10 मरीज एक मरीज के साथ रहेंगे तो मरीजों का इन्फेक्शन सामान्य सी बात है कि अटेंडरों को भी हो जाता है। इसीलिए हमने सरकार के साथ एक मरीज के साथ एक अटेंडर का सिद्धांत लागू करने का प्रस्ताव दिया था। नहीं तो तीमारदार को जब बिस्तर में लेट जाते हैं वो स्थिति कब बन जाती है, जब वो जो उनके साथ सहयोगी जाते हैं उनकी सुनाई पड़ता है कि जूनियर डॉक्टरों ने ऐसी पिटाई की, रजनीश जी आप बता देंगे, उसके चश्मदीद हम भी हैं कि यहाँ पुलिस ने पिटाई की थी, पार्षद कांड हुआ था बहुत पहले, तब आप नहीं रहे होंगे मेडिकल कॉलेज में। वो जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो रात में 12-1 बजे उनको वहां से भागना पड़ा, एक टांग टूटती थी, एक हाथ भी टूट के भगे थे। ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति इसीलिए निर्मित होती है क्योंकि अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जब मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है तो त्वरित स्थिति में कभी भी मरीज को अगर किसी इमरजेंसी दवाई की जरूरत होती है जो लगानी और वो उपलब्ध ना हो तो मरीजों से वो मंगानी पड़ती है। सुविधाओं के अभाव में उनकी पिटाई कर देते हैं जो जाते हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जब मरीजों से वो चीजें मंगाई जाती है उनके अटेंडरों से, तो मरीजों के अटेंडरों की कई बार जूनियर डॉक्टरों से कहासुनी होती है क्योंकि जूनियर डॉक्टर जो होते हैं वो किसी भी अस्पताल की फर्स्ट लाइन होते हैं, तो उनके कारण कई बार कहासुनी होने के कारण ये स्थिति निर्मित हो जाती है। मुझे अपने पूरे 8 साल के कैरियर में कभी भी इस प्रकार की ऐसी किसी स्थिति का ना तो मुझे सामना करना पड़ा है ना मेरे काम करने वाले साथ में सहयोगी को सामना करना पड़ा है। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे रायपुर से हमारे जो योगेश जी कहना चाह रहे हैं, वहाँ घटना वो जो धरना स्थल वहाँ पुलिस पहुंच चुकी है, एक बार हम उनके पास चलते हैं। जी योगेश जी बताएं। जी, जैसे रजनीश जी ने कहा कि आपको अन्य योजनाओं में मर्ज करने के लिए किसी जगह स्थापित करने के लिए बात रखनी चाहिए करके, तो ये बातें संघ द्वारा रखा जा चुका है कि जैसे राजीव गांधी सशक्तिकरण आपने योजना बंद किया, उसके बाद मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना में तो योजना बदल के हमको पेमेंट कुछ महीने को दिया भी है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो क्या सरकार के दायित्व नहीं बनता कि वो इस बात को लागू करे और उस योजना में हमको रखे? बिल्कुल। अब ये रजनीश जी कल आपका उत्तर देंगे, आप इनको फोन लगाइएगा। उत्तर निकला, सरकार ने ऐसा एक प्रयोग किया भी, उनको दूसरी उसमें योजना में लिया भी, आगे भी रास्ते निकलते हैं, निकालना चाहिए। लेकिन मैंने कहा सरकार के आप अंग बनते हैं, सरकार के विरुद्ध जाके खड़े होकर इस प्रकार से अपने भूमिका लेना, मुझे लगता है लोकतंत्र की 60 साल के ज्यादा हो रहे, 68 साल होने को, परिपक्व लोकतंत्र की तरफ है, ऐसी भाषा कम से कम बदलनी जानी चाहिए, तरीका बदले जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारा समय समाप्त हो रहा है। भरत जी, हम इस हड़ताल के बारे में आपका आगे क्या भूमिका रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि छात्र भी जानना चाह रहे हैं कि कब उनका स्कूल खुलेगा। संक्षेप में। हमारी 24 तारीख को सरकार से वार्ता है, अधिकारियों से, मंत्री जी। यदि 24 तारीख को जो निराकरण होता है जी, तो हम सरकार का स्वागत करेंगे जी। और यदि 24 तारीख का हमारा निराकरण नहीं होता है जी, थोड़ी तो तेज आवाज में बोलिए ना, दर्शक सुन रहे हैं। यदि 24 तारीख को हमारा निराकरण नहीं होता है जी, तो हम पूरे अध्यापक, हमको भोपाल से मार के भगाया गया है, हम पूरे अध्यापक एक बार फिर माननीय मुखिया से फिर मिलने आएंगे। सरकार को जो हमारा करना है वो क्या करेंगे? हम 25 तारीख को जी पुनः भोपाल आएंगे, सभी पूरे अध्यापक एक बार मुखिया से पूछेंगे कि सब कर्मचारियों को 2006 से 6वां वेतनमान आपने दे दिया है, हमें 2015 तक क्यों नहीं दिया जी। ये हमें मुखिया जवाब दे दें, हम वापस लौट जाएंगे जी। रजनीश जी, संक्षेप में आपका भी उत्तर जानना चाहिए। मेरा कहना केवल इतना है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं कहता हूं कि कर्मचारी भी सरकार का अंग है, उनके प्रति सरकार संवेदनशील है और लगातार कर्मचारियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई सुविधाएं, वेतनमान जैसी चीजें दी हैं। मांगे आती हैं, चर्चाएं होती हैं, मांगों के समाधान होते हैं, होते रहेंगे। इसमें लोकतंत्र में सब इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलेंगी। मेरा केवल इतना कहना है कि 60 साल से ज्यादा होने वाले इस लोकतंत्र में क्यों ना हम एक ऐसे तरीके इजाद करें आंदोलन के जिसमें सरकारें भी झुकें और जनता का भी नुकसान ना हो, विद्यार्थियों का भी नुकसान ना हो, मरीजों का भी नुकसान ना हो। ऐसे तरीके हम डॉक्टरों को भी दे दी सुविधा। ऐसे हम जहां जूडा का बहुत सामने उदाहरण अपने सामने है, उन्होंने रूटीन की सर्विसेज दी। ऐसे अध्यापक जो समाज को शिक्षा देते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे तरीके इजाद होना चाहिए। सरकारें भी झुकती हैं क्योंकि किसी जनता की संवेदनाओं पर, जनता की भावनाओं पर सरकारें बनती है। सरकारें अलग से कंक्रीट के महलों में खड़ी नहीं होती। मुझे लगता है, इतना मेरा केवल कहना है, हम सब एक परिवार, लोकतंत्र परिवार के हिस्से हैं।
सबको जनता की सेवा करनी है, ऐसे ही ये लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, ऐसे ही चलेगा। हमें लगता है इस पर विचार जरूरी है। जी जी रजनीश जी, और इतनी सुविधा जूडो को जरूर दे दीजिए कि अगली बार भाजपा के पार्षदों को रात में उठ के नहीं भागना पड़े। अग्निहोत्री जी संक्षेप में आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में त्रिपाठी जी मैं कहना चाहूंगा कि संवाद और बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए, और संवाद और बातचीत की पहल जितने जल्दी हो सके सरकार को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए जितने जल्दी हो सके। ऐसी कोई बात जब सामने आए तो संवाद और बातचीत की पहल खुद सरकार की ओर से होना चाहिए। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, आपने विशेष टिप्पणी की। हमारा समय समाप्त हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, आप तो छत्तीसगढ़ के भी प्रवक्ता हो गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं 24 तारीख को आपने जो मांगे रखी हैं आपकी पूरी हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा आपने सवाल लगता है बहुत अच्छे से सुना नहीं, समझा नहीं। हमारा ये है कि जो सहयोगी जाते हैं उनको उसी जगह एडमिट ना होना पड़े, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, ईश्वर चाहे, आप लोग चाहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगेश जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपको जल्द फिर रोजगार मिले और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि जो है, सरकार जो है, आपकी बात सुने और आपकी बात को ध्यान दे और आप एक बार फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे पदस्थ हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की हड़ताल और उससे हलाकान जनता की। हम हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों की मांगों को बिल्कुल भी नाजायज या गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल की बजाय दूसरा लोकतांत्रिक तरीका अख्तियार